एवरीवन, आज हम क्लास 9th चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के इंटरेक्शन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 134 से लेकर 142 के बीच में मिल जाएंगे। टोटल अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 के आसपास क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर पूरे यूनिवर्स में कोई भी मास है तो वो दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स के। और ऑब्वियसली अगर दो मासेस के बीच में मैं एक फार्मूले की बात करूँ, सिंपल सा फार्मूला क्या है ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने का, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो मासेस के बीच में पहली बात तो ये मासेस सेंटर पे एक्ट करेंगी, और अगर मैं एक मास को m1 और एक मास को मैं m2 कह दूं और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को r मान लूँ, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, या कह सकते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस के। मीन्स अगर मैं मासेस को इंक्रीज़ करूँगा तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और इन दोनों के बीच के मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स इंक्रीज़ करेगा। तो यही था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार रीड करके बता देता हूँ, ये डेफिनेशन आपको लिख के आना है। Newton's law of universal gravitation states that every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करूँ मैं, तो F इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर्स पर किलोग्राम स्क्वायर, और m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही था गाइस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला क्या ड्राइव करेंगे हम, या क्या हो सकता है फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसको थोड़ी देर के लिए निग्लिजिबल मान लेंगे। तो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से जहाँ से ग्रेविटी जनरेट हो रही है उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अर्थ का रेडियस। तो फार्मूला क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ और मल्टीप्लाई में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे ये डी स्क्वायर को कौन रिप्लेस कर देगा, अर्थ का रेडियस, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार पढ़ देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आंसर को। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज F equals to G M capital M multiplied by small m divided by D square, where G is the universal gravitational constant and m is the mass of the earth and small m is the mass of the object on the surface of the earth and d is the distance between the two bodies। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। आपसे पूछ रहा है फ्री फॉल क्या होता है। तो अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आप पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस की तरफ गिरता है या अर्थ की सरफेस की तरफ फॉल करता है, अगर उस बॉडी पे केवल एक फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, उसका मोशन डाउनवर्ड है, अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की और ग्रेविटी की तरफ है, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में, फ्री फॉल में। याद रखिए, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई सा फोर्स एक्ट कर रहा है तो याद रखना उसे हम कभी भी केस ऑफ फ्री फॉल नहीं कहेंगे। मीन्स उसको उस बॉडी के ऊपर इकलौती फोर्स काम करनी चाहिए जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। सो एक बार पढ़ते हैं आंसर। इन न्यूटोनियन फिजिक्स फ्री फॉल इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स को मार्क करना है, ओनली फोर्स मीन्स ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करना चाहिए उस बॉडी पे अपॉन इट। बाय दिस डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, देन स्काई डाइवर इज नेवर इन ट्रू फ्री फॉल। मीन्स क्या रहा है, अगर इस फ्री फॉल की डेफिनेशन को पढ़ें तो इसके जो एक स्काई डाइवर होता है वो कभी भी फ्री फॉल में होता ही नहीं है। इवन बिफोर दे डिप्लॉय देयर पैराशूट, अपने पैराशूट खोलने से पहले वो फ्री फॉल में नहीं है। क्यों, अब मैं बताता हूँ कैसे। जब स्काई डाइवर एक प्लेन से जंप करता है तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रहा है।
आप कभी भी देखेंगे उसके बाल जो होते हैं हवा में उड़ रहे होते हैं, या उसके पूरे जो कपड़े होते हैं हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। मीन्स उसके ऊपर नीचे से एक फोर्स काम कर रही है, जिसे हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं, या उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। मीन्स एक फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड जो फोर्स उसे ऊपर की तरफ धकेल लिया वो है अपथ्रस्ट। मीन्स उस इकलौती बॉडी के ऊपर दो दो फोर्स एक्ट कर रही है। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है या हम उस बॉडी पे कह सकते हैं दो डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, उस वजह से वो बॉडी फ्री फॉल में है ही नहीं, या कभी थी ही नहीं फ्री फॉल में। A skydiver may be pulled towards earth by gravity, but they are also affected by air resistance। और यहाँ पे air resistance कौन है? upthrust। मीन्स किसी फ्लूइड में जो कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बायोंसी। a force of opposing their downward movement। for this reason it doesn't match the strict definition of free fall। सो इसी वजह से ये जो हमारे पास फ्री फॉल की डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो स्काई डाइवर है वो कभी फ्री फॉल में होता ही नहीं है। अर्थ के ऊपर बेसिकली आप कभी फ्री फॉल का केस नहीं देख सकते। अगर आपको फ्री फॉल का एग्जैक्ट केस देखना है, मीन्स जो इसकी डेफिनेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तो आपको एक ऐसा कह सकते हैं, आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी हो, या ग्रेविटी ज़ीरो ना हो तो वहाँ पे हवा नहीं होना चाहिए। मीन्स वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। और ऐसा आपको कंडीशन कहाँ मिल सकता है? मून के ऊपर। मून के पास क्या है? ग्रेविटी तो है, बट वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मीन्स मून पे ले आकर अगर आप किसी बॉल को ऊपर से अपने हाथों से छोड़ेंगे मून के सरफेस की तरफ, तो वो मून के सरफेस पे आके गिरेगा, और एट दैट टाइम हम कह सकते हैं वो जो बॉल है उसको हम कह सकते हैं वो बॉल फ्री फॉल में होगा। क्यों? वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है जो उसे ऊपर की तरफ धकेलेगी या उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। केवल मून की ग्रेविटी इस बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी। तो याद रखिए, हम उसी केस को कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट या वो बॉल फ्री फॉल का केस होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है गाइस? ग्रेविटी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ गिरती है तो वो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है नीचे की तरफ आने की वजह से, और वो पॉजिटिव होती है। और इस वजह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे, मीन्स वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो वो बॉडी ऑब्वियसली क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मोशन चैप्टर में कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अगर डायरेक्शन बदल दें तो वो एक्सेलरेट करेगी, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है, फॉल कर रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी। मीन्स ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, और वेलोसिटी चेंज करने की वजह से किसका जन्म हो जाएगा? एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन का जन्म क्यों हो रहा है? बिकॉज अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसे खींच रहा है। और हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम बेसिकली अर्थ के ऊपर ये वैल्यू लेते हैं, और ये वैल्यू कहाँ से आई है ये आप आगे जान जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में कि ये वैल्यू कहाँ से जनरेट होकर आई है। सेकंड, याद रखिएगा ये वैल्यू अर्थ पे कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। पोल पे वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, और इक्वेटर पे भी अर्थ के दोनों जगह बदलते रहती है बेसिकली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या रहा? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? क्या रहा है? एक ऑब्जेक्ट के मास में और उसके वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में आपसे बेसिकली पूछा डिफरेंस बताइए। डिफरेंस है, दोनों में अंतर बताना है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। आपको पता होगा मास क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, उसके अंदर कितना मटेरियल फीड किया हुआ है, कितना भरा हुआ है उसके अंदर मटेरियल, वो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं बात करूँ वेट, तो वेट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। मीन्स मास मटेरियल, उसके अंदर कितना कंटेंट, कितना मटेरियल ठूसा हुआ है, और वेट एक फोर्स हो गया। वेट एंड मास आर एंटायरली डिफरेंट एंटिटीज। वेट और मास दोनों ही डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, मतलब दोनों डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज होती हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी सेम यूनिवर्सली। अब आपको पता होगा मास एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। मीन्स पूरे यूनिवर्स में अगर आपका मास 10 किलोग्राम है, तो आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल करके आएंगे तो आपका मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स आप यहाँ से अर्थ से मून पे चले जाएंगे तो भी मास 10 किलोग्राम रहेगा, मून से जुपिटर पे चले जाएंगे तो भी मास 10 किलोग्राम, जुपिटर से प्लूटो पे चले जाएंगे तो भी मास 10 किलोग्राम ही रहेगा। बट वेट में आपके बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा अगर आप प्लैनेट टू प्लैनेट जाते हैं। मीन्स जैसे ही आप अर्थ से मून पे जाएंगे तो आपका वेट अपने आप डिक्रीज कर जाएगा 1/6 से आपका वेट डिक्रीज कर जाएगा। आप अगर यहाँ से प्लूटो पे जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लूटो पे एक डिफरेंट ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका वेट भी चेंज करेगा।
अब देखते हैं गाइस, कह रहा है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। जैसे मैंने आपको मास को ऑलरेडी डेफिनेशन समझाया कि मास क्या होता है, एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना कंटेंट है। वाइल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज ऑन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। अब एक बार इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मास, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी, कितना अमाउंट एक बॉडी के अंदर भरा हुआ है, दैट इज मास। और यहाँ पे द मेजर ऑफ द अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स कोई बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मास कैलकुलेट करना हो किसी बॉडी का तो आपको उस बॉडी का वॉल्यूम पता होना चाहिए, आयतन, और डेंसिटी बोले तो घनत्व। अगर आपको वॉल्यूम और डेंसिटी पता है बॉडी का तो आप मास इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे वेट निकालने के लिए वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहीं पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब बात करूँ मास का ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट मास का क्या होता है, किलोग्राम। और यहाँ बात करूँ ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अब यहाँ पे न्यूटन क्यों है इसका वेट, बिकॉज वेट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये बल का एक प्रकार है, फोर्स का एक टाइप है, इस वजह से फोर्स का ऐसा यूनिट आपको पता होगा न्यूटन होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये फोर्स है तो ऐसा यूनिट न्यूटन। अब बात करूँ यहाँ पे इसका मास के बारे में बताया गया, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे आपको बस एक वैल्यू पता होती है इसके बारे में। मीन्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का मास पूछेंगे तो आप कोई भी इंसान किसी ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं ऐड करेगा, कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना वेट है। एंड इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ बात करूँगा वेट की, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली फोर्स है ये। अब फोर्स आपने अगर अच्छे से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रखी है तो जहाँ पे फोर्स होगा वहाँ पे आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में वहाँ पे डायरेक्शन अपने आप ऐड हो जाएगा। दैट बिकम्स क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। मीन्स कह रहा है मून पे जाने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 1/6 क्यों हो जाता है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मून जो है एक लेजर मास वाला ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हैं मून का जो वेट है वो अर्थ के मुकाबले उसका मास क्या है, कम, 1/4 है। अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मासेस पे। तो अर्थ एक हैवियर मास है तो यहाँ की ग्रेविटी पावरफुल है, मून एक लोअर मास है, मीन्स अर्थ से उसका मास कम है, तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू घट जाती है। और अगर ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी तो ऑब्वियसली उस पर जो वेट लग रहा है उसके वैल्यू पे भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा। मीन्स यहाँ पे जैसे कि अर्थ पे कोई भी इंसान कह सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है जो 60 किलोग्राम का है, तो मून पे जाते ही उसके वेट में 1/6 का रिडक्शन हो जाएगा। मीन्स वो इंसान या वो ऑब्जेक्ट मून पे जाते ही 60 किलो से घट के कितने किलो का आ जाएगा, 10 किलो का। अब उसके बारे में ये पूरी डेरिवेशन दी हुई है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसका मास m है। ऑल्सो लेट द वेट ऑन मून बी WM, और WM हम उसका ऑब्जेक्ट का वेट मान लेते हैं मून के ऊपर, एंड वेट ऑन अर्थ भी WM। नाउ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी, तो ये डेरिवेशन मैंने आपके बुक से ही उठाई है, आप लोग बस डेरिवेशन को देख लेंगे। एंड में देखिए इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। अब जब यहाँ पे इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे गाइस तो आप पाएंगे इन द एंड आ जाएगा वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/6। तो याद रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, अर्थ के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो मून पे जाते ही उस सेम ऑब्जेक्ट का मास m/6 हो जाएगा। और एक एग्जांपल के तौर पे और आपको बताऊं तो याद रखिए, जो अर्थ की ग्रेविटी अगर मान लो आप g है तो याद रखिए अगर जुपिटर पे जाते हैं तो जुपिटर का जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1000 गुना पावरफुल है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे उसका वेट m है तो याद रखिए वो सेम ऑब्जेक्ट का अगर वेट मैं कहूँ जुपिटर पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 1000 m हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अर्थ का जितना यहाँ पे ग्रेविटी है उससे भी 1000 गुना पावरफुल ग्रेविटी किसकी है, जुपिटर की। सो ये चेंजेस आते हैं वेट में, बट मास सेम रहेगा। अगर अर्थ पे m है मास तो जुपिटर पे भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। कह रहा है कि अगर स्कूल स्ट्रैप जो है अगर थिक है, थिक बोले तो मोटा है, स्ट्रैप जो होता है स्कूल स्ट्रैप आपने देखोगे स्कूल बैग्स में जो स्ट्रैप लगे होते हैं ना, जो धारीदार धागे होते हैं, वो अगर मोटे होते हैं तो आप स्कूल बैग को आसानी से होल्ड कर लेते हैं। बट अगर वही स्कूल बैग के जो धारियाँ होती है वो पतली पतली रस्सी की तरह हो तो उन्हें उठा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऊपर से निशान और पड़ जाते हैं। तो बस पूछा इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, तो इसके पीछे का रीज़न होता है सरफेस एरिया जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आता है बॉडी के।
जो मोटे स्ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से फोर्स जो होता है कम लगता है। और मैं बात करूँ जिनके स्ट्रैप्स पतले होते हैं जिन स्कूल बैग्स के, वहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाने की वजह से फोर्स क्या लगता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का। एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज द थिन स्ट्रिंग हैज़ वेरी लेस कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे यही दर्शाना चाहता है सरफेस एरिया को, कि कितना जो सरफेस एरिया बॉडी के कॉन्टैक्ट में है, ऑब्वियसली कम होगा। विच इंक्रीजेस प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेगा और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मीन्स प्रेशर का इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, जिससे जो भी पर्सन है उसको परेशानी आएगी। विच इज़ एन अनकम्फर्टेबल टू कैरी द स्कूल बैग। और वहाँ पे स्टेप अगर मोटा होगा तो उसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी। बायंसी क्या होता है, तो आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बायंसी इज अ फोर्स, बायंसी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट इज नोन एज बायंसी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसे हम लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो ऑब्वियसली वेटलेसनेस उसे फील होती है। मीन्स उसका हल्का फुल्का वेट क्या होता है, उसे हल्का फील होता है। आप भी जब पानी में उतरते होंगे तो आपको हल्का फुल्का फील होता होगा, क्यों? इट इज़ ऑल ड्यू टू फोर्स ऑफ बायंसी। ये एक अपवर्ड फोर्स है जो लिक्विड में ऊपर की तरफ एक्ट करता है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। When you try to immerse an object in water, then you can feel an upward force exerted on the object. Which increases as you push the object deeper into the water. Means जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं और जब उसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आप उतना ही पावरफुल फोर्स ऊपर की तरफ फील करेंगे। तो ये जो फोर्स आप ऊपर की तरफ फील कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बायंसी। अब प्रिंसिपल क्या है इसका? Buoyancy is the same principle used above to compute hydrostatic forces that can be used to calculate the net pressure force acting on completely submerged or floating bodies. Means buoyancy वो प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल करके हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। मीन्स कोई बॉडी अगर सबमर्ज पूरी तरीके से डूब चुकी है या वो बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर एक्चुअली में कितना फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हम न्यूटन में फाइंड कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के। दिस लॉस ऑफ बायंसी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज। मीन्स आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के उस बॉडी पे एक्चुअली में कितना फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है उसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकाल के हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। In addition to the downward pull of gravity that supplies a force equal to mg, there will be also an upward brought force due to the pressure of the fluid. इसमें आपको एक और बात बताई गई है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल कर देता है, मीन्स जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो एट दैट टाइम क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है। और अगर लगने वाला फोर्स जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg वो फोर्स ऑफ बायंसी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर लगने वाला बायंसी फोर्स mg फोर्स से ज़्यादा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पार्शियली इमर्स्ड होगा। पार्शियली इमर्स्ड मतलब आधा डूबा रहेगा एंड आधा तैरता रहेगा। वी कैन डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बायंट फोर्स ऑन आवर ऑब्जेक्ट बाई डूइंग द फॉलोइंग थ्रू थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या रहे? द बायंसी फोर्स मे और मे नॉट रिजल्ट इन द मटीरियल ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम विद नो नेट फोर्स एक्टिंग, मीन्स न्यूट्रल बायंसी। अब यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिस पर जो टोटल लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लग रही है। एट दैट केस वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी कंडीशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो ये था गाइस बायंसी का पूरा प्रिंसिपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्फेस ऑफ वाटर पर रख दें तो कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन मैंने अभी बताया, फोर्स ऑफ बायंसी में। फिर भी पढ़ के देखते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट सिंक्स इन द लिक्विड। मीन्स यहाँ पे डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप पानी में डाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, अगर उस होल ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो पूरे पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी सिंक, मीन्स वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? फ्लोट। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल रीजन्स दिस स्टेटमेंट। दिस इज बिकॉज द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू, मीन्स ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी के बराबर है या उससे कम है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ऑफ द लिक्विड, देन इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस। एंड इफ द ऑफ द लिक्विड
दिस इज बिकॉज द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियसली गाइस अगर बायंट फोर्स उस पर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो सिंक कर जाएगी या डूब जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यू विल फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम है ना, वेटिंग मशीन कह रहा है, वेइंग मशीन है, उस पर आपने अपना वेट किया, उस पर आपका वेट आ रहा है 42 किलोग्राम। तो आपसे बस इतना सा पूछ रहा है सवाल कि इज़ योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आपसे बस पूछ रहा है कि आपका मास 42 kg के बराबर ही है, क्या आपका मास 42 kg से कम है या 42 kg से ज़्यादा है, विद रीज़न आपको बताना है। तो आपने अभी अभी मैंने बताया कि फ्लूइड में एक अपवर्ड फोर्स हमेशा एक्ट करता है। वी आर सराउंडेड बाई द एयर, हम सब हवा से चारों से घिरे हुए हैं। तो ये जो हवा है हम पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, मीन्स ग्रेविटी जैसे हमें नीचे की तरफ खींच रही है, हवा एक ऐसी फोर्स है जो हमें ऊपर की तरफ एक पुश करती है। देन इससे क्या होता है, एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, दिस विल अप्लाई बायंसी फोर्स ऑन आवर बॉडी विच विल रिड्यूस आवर वेट। मीन्स हवा जो फोर्स हमारे बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाती है, इसकी वजह से हमारा फोर्स हमारी जो बॉडी का वेट है वो हल्का सा डिक्रीज कर जाता है। मीन्स हम जो वेइंग मशीन पे अपना वेट देखते हैं वो एक्चुअल वेट नहीं होता हमारा, मीन्स वो हल्का सा लेस होता है। मीन्स यहाँ पे हम क्या इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द वेइंग मशीन शोज लेस वैल्यू सो आवर रियल वेट इज मोर देन 42 किलोग्राम। मीन्स जो आप वेइंग मशीन पे अपना वेट देख रहे हैं ना, एक्चुअली में वो 42 kg ना होकर 42 kg से ज़्यादा है। याद रखिए बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 42 से 45 हो जाएगा, हल्का फुल्का ज़्यादा। मीन्स 42 किलोग्राम 42 किलोग्राम एंड 100 ग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्का फुल्का ज़्यादा होता है। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार। मीन्स आप कह रहा है कि आपके पास एक कॉटन का बैग है, मीन्स रुई है उसमें भरा हुआ, और एक आयरन बार है, एक लोहे का टुकड़ा है, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, और दोनों 100 किलोग्राम के हैं। when measured on a weighing machine in reality one is heavier than other। जब वेइंग मशीन पे उनको दोनों को मेज़र किया गया और वेट मेज़र किया गया तो ऐसा पाया गया कि एक हैवियर है, एक उसमें से ऑब्जेक्ट है जो भारी है। तो आपसे पूछ रहा है कैन यू से विच वन इज़ हैवियर एंड वाई, पूछ रहा है आपसे कौन भारी है और क्यों। तो अगर आप इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा, आप नॉर्मली किसी इंसान से पूछेंगे तो वो सीधे आंसर देगा आयरन बार, जबकि यहाँ पे जो भारी ऑब्जेक्ट है, जो इन दोनों में से भारी हुआ है कॉटन। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एरिया का। जो यहाँ पे आयरन बार है वो उसका सरफेस एरिया कम है, तो उस पर लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है ना, जो हवा द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, अप थ्रस्ट जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा सरफेस एरिया की वजह से। बट मैं बात करूँ 100 किलोग्राम जो कॉटन है वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया कवर करेगा, और इस वजह से उस पर लगने वाला जो सरफेस एरिया है बहुत सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस पर लगने वाला बायंट फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और इसके वजह से उसका वेट हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स एक्चुअली में ये जो 100 किलोग्राम कॉटन है वो भारी होगा 100 किलोग्राम आयरन बार से। वो कैसे, एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। इन रियलिटी द कॉटन बैग इज हैवियर। कॉटन बैग क्या होगा, हैवियर। दिस इज बिकॉज द कॉटन बैग हैज मोर वॉल्यूम, ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या कंटेन करेगा, ज़्यादा, देन दैट ऑफ एन आयरन बार, सो it displaces more air and hence the buoyant force acting on the cotton bag due to the air is more than that acting on the iron bar by Archimedes principle। मीन्स ज़्यादा एरिया कंटेन करने की वजह से ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस कर रहा है कॉटन बार, और वहाँ पे ज़्यादा एयर को ज़्यादा डिस्प्लेस करने की वजह से उस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो वेइंग मशीन पे जब हम उसे रखेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 किलोग्राम ना होकर 100 किलो से ज़्यादा होगी। ट्रू वेट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला छोटा सा, ट्रू वेट इक्वल्स टू एपरेंट वेट प्लस बायंट फोर्स। मीन्स बायंट फोर्स जैसे ही ऐड करेंगे वो 100 किलोग्राम की वैल्यू को क्रॉस कर देगा। एपरेंट वेट इक्वल्स टू 100 किलोग्राम फॉर बोथ बट बायंट फोर्स आर डिफरेंट, और यहाँ पे बायंट फोर्स डिफरेंट मीन्स ज़्यादा किसका है, कॉटन बैग का, और आयरन बार का सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये कम एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, और इस वजह से इस पर लगने वाला बायंट फोर्स भी क्या है, कम। तो यहाँ पे हैवियर कौन हो जाएगा, कॉटन बैग। तो ये था गाइस इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर इसके 11 के 10 के। बाकी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, एंड देन फाइनली सपोर्ट मॉड्यूल क्वेश्चंस उसकी वीडियो में जल्दी आएंगे।